दोस्तों मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपी टीजीटी बीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने वेस्ट आर्ट सीरीज चला रखी है, जिसमें हम मध्ययुगीन कला पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हमने मध्ययुगीन कला के 3 भाग कवर कर लिए हैं, जिसमें पहला था आपका आरंभिक ईसाई कला, जिसको अर्ली क्रिश्चियन आर्ट बोलते हैं, जो आपका था 100 से 525 ईस्वी। और दूसरा था आपका बांजेटाइन आर्ट, जिसका समय काल रहा आपका 330 से 1453 ईस्वी। और तीसरा था आपका रोमनस कला, रोमनस आर्ट, जिसका समय काल रहा आपका 1100 से 1300 ईस्वी। कल की क्लास में हमने रोमनस कला पढ़ी थी। तो उसमें रोमनस कला का जो प्रमुख केंद्र था वो था आपका फ्रांस। आपकी जो रोमांस कला का जो प्रमुख केंद्र थे, एक तो फ्रांस थे, एक स्पेन था और एक इंग्लैंड था। ठीक, तो जो मुख्य इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका फ्रांस था। जो फ्रांस थे तो 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को ही रोमनस कला कहते थे। ठीक, और जो रोमनस जो थी आपकी, वो भित्ति चित्रण पद्धति को जो थी, जो इसमें रोमनस में भित्ति चित्रण हुआ है, उस पद्धति को क्या कहा गया था? रैपिड फ्रेस्को कहा गया था। ठीक है, और जो रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल था, तो फ्रांस में स्थित पोइत के बेनेडिक्टाइन चर्च को कहते थे। ठीक है, और जो वहाँ की रोमनस शैली के जो भारी स्तंभ बने हैं और भित्ति पक्ष बने हैं, तो वो रोमनस शैली के वास्तु की विशेषता रही थी। ठीक है, और जो आपका रोमनस शैली का जो जन्म हुआ था वो आपका 987 ईस्वी में, यानी कि 10वीं शताब्दी में। जिसमें किसके समय में हुआ था? ये सम्राट यहाँ के थे, कैपेटियन के समय में हुआ था। ठीक, और आरंभ हुए जो आरंभ हुआ था, तो उसको ही रोमनस आंदोलन से हुआ था, इसका जो उदय हुआ था। इसी शैली के जो चित्र बने थे, वो सबसे पहले 1000 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक, और इस शैली को सर्वाधिक दीवारों की शैली कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें दीवारों पर ज़्यादा चित्रण हुआ है। ठीक, इस शैली की जो मुख्य विशेषता और थी, तो वो थी इसके विशाल आकार के भवन बने थे यहाँ, और भवनों के जो दरवाजे थे और खिड़कियाँ थी, वो किसके जो छोटे छोटे आकार की थी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में पढ़ेंगे हम गोथिक आर्ट, जिसको गोथिक कला भी कहते हैं। ठीक है, जो इसका मध्ययुगीन का लास्ट पार्ट है आपका गोथिक आर्ट। ठीक, जिसका समय काल है आपका 1135 से 1400 ईस्वी। ठीक है, अब देखते हैं गोथिक शैली। तो जो गोथिक शैली है, जो उसका समय 12वीं सदी, जिसका जो कौन से देश में है? ये भी आपके फ्रांस में है। गोथिक शैली का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1135 ईस्वी में। और यहाँ के फ्रांस के जो शासक थे एबर्ट सूजर, और एबर्ट सूजर जो थे, ये उत्तरी फ्रांस के कैथेड्रल जो चर्च था, तो कैथेड्रल चर्च के जो संत थे, यानी कि डेनी के चर्च से इसका आरंभ हुआ। ठीक, कहाँ? फ्रांस के कैथेड्रल चर्च संत डेनी के चर्च से इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, जन्म के समय जो थी है, जन्म का जो समय था इसका, तो फ्रांस की स्थानीय शैली कहा गया था इसको। ठीक है, जिसका जहाँ इसका जन्म हुआ, तो कहाँ? फ्रांस में। ठीक है, और जो ये शैली थी, वो आरंभ में इसको रोमनस शैली के आधार पर ही इसका जन्म हुआ था। जो आपके पहले, इससे पहले जो रोमनस शैली थी, इसके ही आधार पर इसका जन्म हुआ था। और जो ये शैली है ना, आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व है इसका, तो वो है आपका 13वीं शताब्दी का। ठीक है, और जो ये शैली थी आपकी, तो वो 13वीं सदी में जो फ्रांस के अतिरिक्त जो थे अलग अलग और देश थे आपके, जैसे जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, तथा इटली तक ये आपकी गोथिक आर्ट जो शैली थी वो फैली हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आ गया हम, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो गोथिक आर्ट थी आपकी, तो गोथिक आर्ट जिसका समय काल रहा है आपका 1135 से 1400 ईस्वी। ठीक है, गोथिक शैली का आरंभ जो है आपका, वो 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, उत्तरी फ्रांस, फ्लैंडर्स तथा इंग्लैंड में विकसित जर्मन शैली को गोथिक शैली कहता है। फ्लैंडर्स किसको कहता है? जर्मनी को कहा गया है। फ्लैंडर्स का जर्मनी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तरी फ्रांस और फ्लैंडर्स तथा इंग्लैंड में विकसित शैली को गोथिक शैली कहते हैं। ठीक है, और जो गोथिक शैली थी वास्तुकला और भवन से संबंधित थी, यानी कि जो भवन निर्माण होते थे, तो उसमें क्या होता था? ये उसमें वास्तुकला की जाती थी। ठीक, जो गोथिक वास्तुशिल्प थी आपकी, तो वो 13वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित थी। किस समय में? आपकी 13वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित थी। गोथिक शैली में जो भवनों के साथ साथ मूर्तिकला,
और रंगीन कांच और पांडुलिपि अलंकारों का कलाओं का को विशेष प्रोत्साहन किया गया है। यानी जो गोथिक शैली थी उसमें भवनों के में क्या यूज़ किया गया है, जो भवनों के साथ साथ यानी जो भवन बनाए गए थे तो उसमें आपके मूर्तिकला और रंगीन कांच, इसमें रंगीन कांच से चित्रण किया जाता था। ठीक है, जो आपके पांडुलिपि अलंकरण कलाओं का को विशेष महत्व प्रोत्साहन देती है। जो एक द्वार का चित्र है, ठीक है, जिसमें कांच से चित्रकारी की गई है, जिसमें बहुत ही बारीकी से जो द्वार है ये, तो उस पर ये चित्रकारी की गई है। ठीक है, जिस किससे की गई है, कांच से की गई है। जब इस पर भवनों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो ये कांच से जो अच्छे अच्छे रंग निकलते थे, जो अलग अलग कलर थे, तो ये बहुत ही सुंदर लगता था इसका अलंकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। गोथिक शैली जो है आपकी पश्चिमी यूरोपीय कला में 1135 से आपकी 1400 ईस्वी के मध्य प्रचलित रही। किस समय, आपकी 12वीं सदी से आपकी 14वीं सदी तक। ठीक है, और जो कला के संदर्भ में गोथिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है आपका, तो वो हुआ है इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1530 ईस्वी में। ठीक है, और जो इटालियन कलाकार थे यहाँ के और इतिहासकार, तो वो जो थे इसके जॉर्जियो वासारी द्वारा इसका द्वारा किया गया है। क्या सर्वप्रथम प्रयोग इसका, गोथिक शब्द का। ठीक, इटालियन कलाकार और इतिहासकार थे। कौन, जॉर्जियो वासारी। जो गोथिक शैली थी आपकी, तो वास्तु रूप कला में जो रूप से मुख्यतः संबंधित थी। किससे, आप वास्तुकला रूप से संबंधित थी मुख्यतः। मध्य युग की एक बदनाम शैली गोथिक शैली थी। जो मध्य युग था आपका, ये मध्ययुगीन कला जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी बदनाम जो शैली थी गोथिक शैली थी। ठीक, शांत संगीत को फ्रोजन म्यूजिक नामक नाम इटली के कवि दांते ने दिया था। जो शांत संगीत को फ्रोजन म्यूजिक नाम किसने दिया था, वो जो इटली के कवि थे दांते ने दिया था इसको। ठीक है, और जो यहाँ अन्य जो इस शैली के जो भवन बने हैं, तो उसमें जो भवन को बनाने का आधार था वो गणितीय था, गणितीय। ठीक, और जो यहाँ स्तंभों पर मूर्तियाँ बनाई गई थी ना, बनाई जाती थी, तो वो गोथिक शैली में जो भवन के साथ साथ कला के 3 रूपों को उसमें जन्म दिया गया था। क्या, किसमें, एक थी आपकी मूर्तिकला इसमें, और एक थी रंगीन कांच आपके, और एक थी आपके पांडुलिपि अलंकरण पुस्तक। ठीक है, जिस पर इसमें गोथिक शैली में काम हुआ है। ठीक, गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी, इसका रेखा प्रदान थी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता मानवता की ओर रुझान, तेल और चटक रंगों का प्रयोग, अधिकतम विवरण देने का प्रयास है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली थी आपकी, तो प्रमुख विशेषता किसको दी गई है, मानवता की ओर रुझान के लिए दी गई है, और तेल और चटक रंगों का प्रयोग। ठीक, और अधिकतम विवरण देने का प्रयास किया गया है इसमें। ठीक, गोथिक कला का जो अन्य नाम है वो उसका नाम है, गोथिक कला का जो अन्य नाम है तो इच कला कहा गया है इसको। क्या कहा गया, इच कला। और जो गोथिक कला के प्रमुख कलाकार हैं तो कौन से हैं आपके, जोतो और एंजर्स हैं। ठीक, ये एंजर्स है या अंडर्स हो सकता है। ठीक है, गोथिक शैली के जो प्रथम चित्रकार थे वो जोतो थे, और जो जोतो का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1267 में फ्लोरेंस से इटली में हुआ था। फ्लोरेंस क्या है, इटली का एक शहर है। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म तो 1267 में फ्लोरेंस के इटली शहर में हुआ था। ठीक, गोथिक काल की जो समाप्ति पर इटली का पुनर्जागरण काल शुरू हुआ। यानी गोथिक कला का जो बाद आपका समाप्ति पर जो इटली का पुनर्जागरण काल हुआ। ठीक, पुनर्जागरण काल, आरंभिक पुनर्जागरण काल, ये आपके आगे जो चैप्टर आएंगे इसमें आपके लियोनार्डो और माइकल एंजेलो, राफेल और आपके रेम्ब्रांट, ये आदि जो कलाकार हैं ये आगे आके इन पुनर्जागरण काल में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। जो इसकी विशेषताएं थी यहाँ की शैली की, तो इसमें जो विशेषताएं थी इस समय की, तो इसमें जो भवनों की छतें थी वो ऊंची ऊंची बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, जो भवन की छत थी तो क्या बनाई गई थी, ऊंची ऊंची बनाई गई थी। ठीक है, और जो खंबे थे यहाँ, खंबे तो वो दरवाजे और खंबे जो थे यहाँ के, खिड़कियाँ ऊंची ऊंची बनाई गई थी। यानी कि जो जब इन पर अलंकरण किया जाता था तो वो इसलिए इनको जो दरवाजे थे और खिड़कियाँ थी वो ऊंची ऊंची बनाई जाती थी। ठीक है, और जो गोथिक प्रभाव था वो गोथिक प्रभाव ज़्यादातर किस पर हुआ, मूर्तियों पर ऊंची ऊंची होती थी। ठीक, गोथिक प्रभाव जो है आपका, जो मूर्तियाँ जो थी वो भी ऊंची ऊंची बनाई हो जाती थी उसमें। और जो भवन में पतले पतले नुकीले मेहराब का प्रयोग हुआ है इसमें। जो भवन थे आपके तो उसमें पतले और नुकीले मेहराबों का, यानी कि जो इस तरीके के ये मेहराब बनाए जाते थे। ठीक है,
इसको मेहराब बोलते हैं, और ये नुकीले होते थे इस तरीके के, ठीक। और जिसमें आगे देखते हैं फिर स्टेन ग्लास। स्टेन ग्लास क्या है? स्टेन ग्लास विद्या गोथिक युग में विकसित हुई थी। स्टेन ग्लास विद्या का विकास, इसका आपका स्टेन ग्लास जो विकास हुआ था विद्या का, तो वो 950 से 1240 ईस्वी के मध्य हुआ था, ठीक। और गोथिक शैली का आरंभ कब हुआ? तो गोथिक शैली का आरंभ कब हुआ? आपका 12वीं सदी में। कब हुआ? फ्रांस में हुआ, ठीक। आइल द फ्रांस क्षेत्र जो पेरिस के आसपास का क्षेत्र है, तो उसको आसपास के जो फ्रांस के अंतर्गत क्षेत्र था, एक विशेष एवं सर्वथा भिन्न गिरजाघर वास्तुकला शैली का उद्भव हुआ। किसका हुआ उस समय? फ्रांस में। तो गिरजाघर, एक वास्तुकला, जो गिरजाघर में क्या हुआ, एक वास्तु शैली कला का उद्भव हुआ, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? गोथिक शैली के नाम से जाना जाता है। यानी जो गिरजाघर था तो उसमें वास्तुकला यानी स्थापत्य कला जो इसमें यूज हुई है, मूर्ति कला का, आपका रंगीन कांच के टुकड़ों का, और यहाँ जो खंभे बनाए गए हैं, ऊंची ऊंची आपके भवन बनाए गए हैं, और दीवारें, छतें बनाई गई हैं, तो मूर्तियाँ बनाई गई हैं ऊंची ऊंची, तो इसमें जो वास्तुकला का यूज हुआ है। वस्तुतः जो है आपकी गोथिक शैली जो है वो पूर्ववर्ती रोमनस कला का ही विकसित रूप है, जो मूलतः वास्तुकला शैली है। गोथिक शैली का प्रथम भवन संत डेनिस का गिरजाघर है। यानी जो गोथिक शैली का प्रथम भवन है जो चित्रित किया गया, तो वो कौन सा भवन है? आपका संत डेनिस का गिरजाघर है। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा यहीं से बन गया, जो गोथिक शैली का प्रथम भवन भवन कौन सा है? तो वो कौन सा है? आपका संत डेनिस का गिरजाघर। तो इससे ये क्वेश्चन बन गया। आगे देखते हैं, जो जिसकी स्थापना कब हुई थी इसकी? 1220 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन शासक एबर्ट सूजर ने पेरिस में की थी। यानी कि जो डेनिस गिरजाघर था, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो एबर्ट सूजर के नाम एक शासक थे, जिसमें पेरिस में 1220 में इसकी फ्रांस स्थापना की थी, ठीक है। पेरिस कहाँ पड़ता है? वो फ्रांस में पड़ता है, ठीक। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म, जो गोथिक शैली का स्थापत्य का जन्म हुआ है, तो वो कहाँ से हुआ मानते हैं आप इसको? तो सेंट डेनिस गिरजाघर जो है आपका फ्रांस में हुआ था, ठीक है, जो इसी की बात चल रही है। सिएना की जो चित्रकला है, तो सिएना की जो चित्रकला का पिता किसको कहा गया है? वो दुच्चो को कहा गया। यानी सिएना की जो चित्रकला, सिएना में जो चित्रकला हुई है, तो उसके पिता किसको कहा गया? तो वो दुच्चो को कहा गया है। दुच्चो कौन थे? एक चित्रकार थे। रंगीन अल्बास्टर शिल्प, जो रंगीन अल्बास्टर शिल्प है इंग्लिश गोथिक देश को गोथिक कला की विशेषता है। यानी जो रंगीन अल्बास्टर जो हुआ है इसमें, तो जो शिल्प है इसका, तो वो इंग्लिश गोथिक देश, यानी इंग्लिश गोथिक देश की गोथिक कला को विशेषता है। गोथिक भवनों की ऊंची ऊंची दीवारों को बाहर से सहारा देने के लिए रक्षा पक्ष बनाए गए थे। यानी कि जो यहाँ भवन जो बनाए गए थे, तो वो ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी इसमें बहुत ही, और नुकीले मेहराब बनाए गए थे इसमें। तो उसका सहारा देने के लिए क्या गया? रक्षा पक्ष बनाए गए थे, यानी साइडों में और दीवारें बनाई गई थी, जिन्हें फ्लाइंग बट्रेस कहा गया था। क्या कहा गया था जिनको? फ्लाइंग बट्रेस कहा जाता था। फ्लाइंग बट्रेस का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो जो आपका चार्टेस गिरजाघर था, तो चार्टेस गिरजाघर में ही इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। किसका? फ्लाइंग बट्रेस का, ठीक है, जो रक्षा पक्ष थे ये। जिसका निर्माण कब हुआ? आपका 1194 से 1220 ईस्वी के मध्य फ्रांस में हुआ। कब हुआ? 1194 से 1220 ईस्वी के मध्य फ्रांस में हुआ था। गोथिक भवनों में विशुद्ध ज्यामितीय आकार की प्रचुरता है। यानी जो गोथिक में शैली में जो भवन बने थे, तो उसमें विशुद्ध, यानी कि शुद्ध तरीके से नहीं, विशुद्ध तरीके से ज्यामितीय आकार की प्रचुरता है। ज्यामितीय आकार यानी कि जो ज्यामितीय आकार होता है आपका, जैसे आपके जिस ज्योमेट्री होती है आपकी, इस तरीके से, ये इसको ज्यामितीय बोलते हैं, ठीक है। ये ठीक ज्यामितीय आकार की प्रचुरता है। स्तंभों यानी कि स्तंभ शीर्ष, स्तंभ यानी कि जो खंभे होते थे उसमें बने हुए, पिलर्स बोलते हैं जिसको, तथा मेहराब इस तरीके की जो होती थी इत्यादि में, जो मेहराब होती थी ये इस तरीके से बनाई जाती थी, ठीक है। और ये नुकीले इस तरीके से आकार बनाए जाते थे, ठीक, इसको मेहराब बोलते थे। इत्यादि के रूप में प्राय रेखाओं का चापों की ही अनुभूति होती है, ठीक है। नुकीले मेहराबों को
का इस शैली में इतना प्रयोग हुआ है कि नुकीले मेहराबों वाले समस्त भवन ही गोथिक कहे जाने लगे। यानी कि जो नुकीले भवन थे, तो जो नुकीले और मेहराबों वाले समस्त भवन थे, उन्हीं को क्या कहा गया था? गोथिक शैली कहा गया था, यानी गोथिक कहे जाने लगे। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या थी? रंजित कांच की खिड़कियां तथा दरवाजे, यानी ये रंजित नहीं है, इसको रंगीन कांच बोल सकते हैं। तो रंगीन कांच की खिड़कियां तथा दरवाजे थे, यानी कि जो खिड़कियां थी और दरवाजे थे उन पर क्या हुआ था? रंगीन कांच से जो अलंकरण हुआ था, ठीक है। और गोथिक भवनों में, गोथिक जो भवन थे, तो उसमें क्या हुआ? परस्पर संबंधित चाप प्रकार के छतों का प्रयोग हुआ है, ठीक। चाप प्रकार की छतें कैसी होगी आपकी? यानी कि ये एक मेहराब इधर से बना दिया, एक मेहराब इधर से बना दिया, एक मेहराब इधर से बना दिया, एक इधर से बना दिया, ठीक। तो ये चाप आकार की होगी आपकी, ठीक है। जिसको यहाँ जैसे कहीं कहीं अष्टभुजाकार भवन बने हैं, कहीं चार भुजा वाले बने हैं, ठीक है, तो कहीं षष्ठभुजाकार बने हैं, तो ये इसमें चाप का प्रयोग, चाप जैसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है, जब चारों तरफ से इसको बनाया जाएगा, ठीक। लंबे ऊंचे व प्रकाशवान दरवाजे व खिड़कियों के प्रयोग के कारण शीशे को अधिक महत्व मिला। यानी जो लंबे और ऊंचे प्रकाशवान दरवाजे थे, तो खिड़कियों के प्रयोग के कारण शीशे को अधिक महत्व मिला। यानी कि जो ऊंचे होने के कारण इसमें क्या हुआ? जो प्रकाश पड़ता था, तो उसमें खिड़कियों में, तो शीशे पर जो ऊंची ऊंची खिड़की बनी थी और दरवाजे बने थे, तो जब उन पर प्रकाश अच्छे से पड़ता था तो वो बहुत ही चमकते थे, ठीक। जिससे गोथिक शैली की विशिष्ट पद्धति रंजित कांच की खिड़कियों का विकास हुआ, ठीक। गोथिक स्टेन ग्लास चित्रकला का जर्मन दार्शनिक गेटे ने शांत संगीत फ्रोजन म्यूजिक की उपमा दी थी। जो जर्मन दार्शनिक थे, कौन थे? गेटे। तो उन्होंने क्या दी थी? किसको संज्ञा दी थी? उपमा दी थी शांत संगीत की, यानी कि शांत संगीत हो गया आपके फ्रोजन म्यूजिक की उपमा दी थी, ठीक। और आगे देखते हैं, जो गोथिक स्थापत्य में शीशा चित्र प्राय खिड़कियों में बनते थे। यानी कि जो उसमें खिड़कियां लगाई गई थी भवनों में, तो शीशा चित्र का प्राय प्रयोग किसमें हुआ? खिड़कियों में ज़्यादा हुआ, ठीक। इनमें से विभिन्न प्रकार के रंगीन शीशे के टुकड़ों से चित्र बनाए जाते थे। जो विभिन्न आकार के रंगीन शीशों के, यानी कि जो रंगीन शीशे थे, तो उसमें कहीं कहीं आकार विभिन्न रंगों के जो रंगीन शीशों के टुकड़े थे, वो उससे चित्र बनाए जाते थे, ठीक है, जिसे टेसेराई कहा जाता था, ठीक। क्या कहा गया है इसको? टेसेराई कहा गया। कांच को जो इसको रंगीन शीशे के टुकड़े के जो चित्र बनाए थे उसको टेसेराई कहा गया। जो रंगीन पत्थर से बनाए गए तो उसको क्या कहा गया था? मणिकुट्टिम कहा गया था, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है। और कांच को धातु ऑक्साइड के मिश्रण, और मणिकुट्टिम का ज़्यादा प्रयोग किसमें हुआ है? आपका बांजेटाइन कला में हुआ, ठीक। कांच को धातु ऑक्साइड के मिश्रण द्वारा रंगीन बनाया जाता था। यानी जो कांच था आपका, तो उसमें धातु ऑक्साइड के मिश्रण, धातु का ऑक्साइड का मिश्रण मिलाया जाता था, जिससे रंगीन कांच बनाया जाता था, ठीक है। जिसको 12वीं शताब्दी के आरंभ का ऑक्सबर्ग कैथेड्रल जर्मनी में सम्राट डेविड का बना था। यानी कि जो 12वीं शताब्दी थी, तो प्रारंभ में सबसे पहले कहाँ बना था? जो ऑक्सबर्ग कैथेड्रल था जर्मनी में। ये ऑक्सबर्ग कैथेड्रल क्या था? एक भवन था, तो जो सम्राट डेविड का बना था, बना था। चित्र इस तरह के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है, ठीक है। और जो फ्रांस में चार्टेस कैथेड्रल बना है आपका, जो फ्रांस में चार्टेस कैथेड्रल जो 13वीं सदी का एक और सबसे प्राचीन रंगीन कांच का उदाहरण है, प्राप्त है। जो फ्रांस में एक और बना है आपका चार्टेस कैथेड्रल से 13वीं शताब्दी, यानी जो ये 13वीं शताब्दी में बना था, का सबसे प्राचीन रंगीन कांच का उदाहरण है। जो सबसे प्राचीन का माना है, किसको माना है? चार्टेस कैथेड्रल को। ये नुकीली ऊंची तथा बहुमंजिल रंगीन खिड़कियां ऊंचे गिरजाघरों में अंतराल को बहुरंगी प्रकाश से उत्पन्न अलौकिक वातावरण से भर देती थी। यानी कि जो ये ऊंची नुकीली होने थी ना, जो चर्च बनाए जाते थे, तो वो नुकीले बनते थे ऊपर से इस तरीके से। तो ये कहीं कहीं मंजिल बनते थे। इस तरीके से कहीं कहीं मंजिल बनते थे, तो ये नुकीले बनते थे, ठीक। अंतराल में को बहुरंगी प्रकाश से उत्पन्न अलौकिक वातावरण से भर देती थी, ठीक। जो इसमें प्रकाश पड़ता था, तो अंतराल को, यानी कि जो अंतराल था इसका,
जिसको बेस जिस पे अंतराल यानी कि जो क्षेत्र जिस पर रंगीन कांच के टुकड़े चिपकाए जाते थे या लगाए जाते थे तो उसको अंतराल बोलते हैं। तो जो उस पर बहुरंगी प्रकाश पड़ता था यानी कि जब प्रकाश उसमें बहुरंगी प्रकाश से उत्पन्न अलौकिक वातावरण से भर देती थी। जब तो सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो उसमें बहुत प्रकार के रंग निकलते थे, जो रंगीन रंगीन अलग अलग प्रकार के शीशे लगे हुए थे, तो उसमें जो अलौकिक वातावरण बनता था वो भर देती थी उसको। ठीक, गोथिक शैली का जो चरमोत्कर्ष है तो कहाँ कब है? चरमोत्कर्ष रूप जो है चार्टेस कैथेड्रल में दिखाई देता है। जो गोथिक शैली का चरमोत्कर्ष रूप तो कौन से गिरजाघर में दिखाई देता है? आपका चार्टेस कैथेड्रल में दिखाई देता है। इस कैथेड्रल का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ आपका 1194 से 1220 ईस्वी के मध्य। कब हुआ जो कैथेड्रल था उसका निर्माण? तो उसका आपका निर्माण हुआ 1194 से 1220 के मध्य। कहाँ हुआ? तो एक पेरिस के दक्षिण पश्चिम से लगभग 80 किलोमीटर दूर फ्रांस के चार्टेस में हुआ। यानी जो चार्टेस एक जगह का नाम है, तो कहाँ हुआ? पेरिस से दक्षिण के पश्चिम के से लगभग 80 किलोमीटर दूर। कहाँ? फ्रांस के चार्टेस में हुआ। आगे देखते हैं। जो गोथिक शैली थी तो उसमें जो 6 प्रभाव दिखाई पड़ते थे। तो 6 जो प्रभाव थे वो कौन कौन से थे आपके? जो एक तो इसमें आकृतिक लंबाई और रंगों का आकर्षण और आपके विषयों की विविधता और आपकी मानवीय भावना और आपकी यथार्थवादिता और आपके क्षेत्रीय प्रभाव, ये इसमें गोथिक शैली में 6 प्रभाव दिखाई दिए। ठीक, और जो गोथिक शैली में जो छतों के निर्माण में जो क्या हुआ है, तो कमानीदार जो हुए हैं चापों का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो मैंने अभी आपको चाप बताए हैं तो उसमें कमानीदार चापों का प्रयोग हुआ है। ठीक, जिन्हें क्या कहा गया था? इसको कॉरिप्स कहा था। कॉरिप्स के नाम से जाना जाता था इसको। और जो है भवन बने हैं तो उसमें दरवाजे और खिड़कियों में जो आपके रंजित कांच का प्रयोग हुआ है। तो रंगीन कांच का जो रंग था तो कौन कौन से रंग थे इसमें? आपके एक तो भड़कीला लाल और आपके बैंगनी और तथा हरा रंग, इसमें ज़्यादातर रंजित कांच में प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा? एक तो भड़कीला रंग लाल, बैंगनी और तथा हरा। ठीक है, तो ये रंग इसमें यूज हुए ज़्यादातर। आगे देखते हैं। 1979 में ईस्वी में यूनेस्को ने चार्टेस गिरजाघर को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। यानी यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया आपने? इसमें 1979 में। इसे गोथिक कला का उच्च बिंदु तथा उत्कृष्ट कृति कहा गया। क्या कहा गया? गोथिक शैली का जो उच्च बिंदु तथा उत्कृष्ट कृति इसको कहा गया। ठीक, कृति, अनुकृति और प्रतिलिपि ये क्या होती है? हमने एक क्लास में इसको कवर किया था। जो कृति होती थी, वो होती थी जो जिसको फर्स्ट टाइम बना जाता था। ठीक है, जो कभी बनी ना हो। ठीक, जैसे हमारे ताजमहल हो गया तो वो पहली बार बना। अगर उसको हम कोई चित्र बनाएंगे तो वो उसकी अनुकृति हो गई, और उस चित्र का ही कोई और चित्र बनाएंगे तो वो उसकी प्रतिलिपियाँ होगी, यानी प्रतिकृति होगी। ठीक, तो ये कृति, अनुकृति और प्रतिकृति, ये इसमें अंतर है। ठीक, पेरिस में स्थित एमियंस कैथेड्रल ऑफ नोट्रे डेम तथा रिम्स गिरजाघर 12वीं से 13वीं शताब्दी में गोथिक शैली में निर्मित हुए। यानी जो पेरिस था, पेरिस में स्थित कौन कौन सी जगह? एमियंस और कैथेड्रल ऑफ नोट्रे डेम तथा रिम्स गिरजाघर, तो जो थे आपके 12वीं से 13वीं शताब्दी में गोथिक शैली में निर्मित हुए। किसमें? आपकी गोथिक शैली में निर्मित हुए। कौन सी शताब्दी? 12वीं से 13वीं शताब्दी में। गोथिक युग की जो मूर्तिकला का जो है उच्चतम शास्त्रीय रूप जो है आपका, वो फ्रांस में स्थित रिम्स गिरजाघर में पाया गया है। जो गोथिक युग है आपका, तो उसमें मूर्तिकला जो उच्चतम शास्त्रीय रूप कब पाया गया है? तो फ्रांस में स्थित रिम्स गिरजाघर में पाया गया। ठीक, इस प्रकार जो गोथिक शैली थी आपकी, तो आरंभ में उत्तरी फ्रांस की एक स्थानीय शैली थी। जो उत्तरी फ्रांस था तो उसकी आरंभ शैली थी, और 13वीं सदी यानी कि 1215 ईस्वी तक गोथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी। यानी कि जो गोथिक आर्ट थी आपकी, तो वो क्या हो चुकी थी? अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी, यानी कि और देशों में भी वो फैल चुकी थी। और देश कौन कौन से थे वो जो किसमें आपकी फैल चुकी थी? तो अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का मुख्य केंद्र आपका फ्रांस रहा, और जर्मनी रहा आपका, और इंग्लैंड रहा आपका, स्पेन रहा तथा इटली रहा, जो मैंने आपको शुरू में आपको बताया था। ठीक, कौन कौन से रहे आपके? फ्रांस कौन सा रहा? मुख्य केंद्र है ये, और जर्मनी और इंग्लैंड और स्पेन तथा इटली। ठीक, आगे देखते हैं।
जो गोथिक शैली के प्रमुख चित्रकारों में सीमाबुए, जियोत्तो, आंद्रेया, आर्केना, दुचियो, मार्तिनी तथा एंजर्स आदि थे इत्यादि थे। जो गोथिक शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन है। कौन सी? जो आपकी गोथिक शैली है तो उसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, ये क्वेश्चन बनता है। तो सीमाबुए है, जियोत्तो है, आंद्रेया, आर्केना है, दुचियो है, मार्तिनी है तथा एंजर्स हैं। ठीक। और जो आपके ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन के गोथिक शैली के चित्रकार कौन से हैं, तो एक इनमें से दे देगा और 3 अलग दे देगा, तो इनको याद रखना है आपको। तो कौन कौन से आपके? सीमाबुए, जियोत्तो, आंद्रेया, आर्केना, दुचियो, मार्तिनी तथा एंजर्स। ठीक। ये गोथिक शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। गोथिक शैली जो है आपकी वास्तुकला के रूप में मुख्यतः संबंधित है। ठीक। जो गोथिक शैली जो वास्तुकला के रूप में मुख्यतः संबंधित, यानी वास्तुकला किसके अंतर्गत? वास्तुकला में कौन सी चीजें आती हैं? वास्तुकला कह दो या स्थापत्य कला कह दो। तो वास्तु या स्थापत्य कला में आपकी जैसे भवन बन गए, जो भी निर्माण कार्य है, भवन से आपके महल बन गए, भवन बन गए, कुछ भी जो निर्माण कार्य है, ठीक, वो वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियों का शीर्ष भाग नुकीला मेहराब प्रकार का होता था। यानी जो गोथिक शैली में आपके दरवाजे और खिड़कियों का जो शीर्ष भाग हुआ, तो वो क्या हुआ? नुकीला मेहराब, यानी कि जो उसके मेहराब क्या बनाए गए थे, वो नुकीले बनाए गए थे। ठीक। जैसे ये है, ये आपके नुकीले मेहराब बनाए गए हैं। इस चित्र में आप देखेंगे तो ये जो है आपका नुकीला मेहराब है। ये जो मेहराब बना हुआ है इसको मेहराब बोलते हैं। और एक मेहराब ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई, एक ही बनी हुई है। ठीक। और इधर भी आपकी मेहराब बनी हुई है। ठीक। और ये जो बने हैं ये इस तरीके के, ये चाप प्रकार के बने हैं। ठीक। जैसे हम चाप लगाते हैं तो वो इस प्रकार के भवन बने हैं, चाप प्रकार के भवन। ठीक। आपको दिखाई दे रहा होगा, चाप प्रकार के आपको दिखाई देने लगे। इसको ऐसे देखते हैं और थोड़ा जूम करके। ठीक। तो ये देखो आप हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये चाप प्रकार के भवन बनाए गए थे। ठीक। और ये इसके मेहराब क्या बनाए गए थे? नुकीले बनाए गए थे। ये क्या है? खिड़की है। ठीक। खिड़की और दरवाजे, तो ये क्या है? खिड़की है। तो जो कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है खिड़की बनाई गई है इसमें। और जो रंगीन, इनमें जो रंगीन कांच यूज होता था, तो वो आपका, और जो आपके जो इसमें के जो सबसे प्राचीनतम उदाहरण मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? आपके जो 8वीं सदी में संत एस्रे के कब्रिस्तान के दरवाजों में लगे कांच थे। कहाँ थे? जो संत एस्ने के कब्रिस्तान के दरवाजों में लगे थे। कहाँ था? ये आपका फ्रांस में था, जो सबसे प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं। और जो रंजित कांच में जो बादाम के समान लंबे चेहरे और बादामी अलंकरण का बॉर्डर बनते थे यहाँ। ठीक। और जो रंगीन कांच का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो वो रिम्स नगर में हुआ। कहाँ हुआ? आपका रिम्स नगर में। और गोथिक शैली जो थे वो उसमें हल्के तथा इवित रंगों की पृष्ठभूमि पर गहरे और चमकदार रंग रखते थे और आकृतियों का इसमें प्रयोग होता था। ठीक। और जो चित्रों में रंग भरते थे, तो वो किसमें ज्यादातर पीले रंगों के स्थान पर चांदी का प्रयोग होता था। ठीक। आगे देखते हैं। एक हमारा ये है, जिसमें ये बहुत ही सुंदर अलंकरण हुआ। ये जो खिड़कियां बनाई गई हैं, चारों तरफ इसमें खिड़कियां बनी हैं, तो इसमें रंगीन कांच लगा हुआ है। ठीक। और जो ये मेहराब बने हुए हैं, इसमें नुकीले बने हुए हैं और चाप आकार के बने हुए हैं। ठीक। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है। और ये नुकीला बना है वह आपका, तो ये क्या है? खिड़की है। ठीक। तो ये कितना सुंदर अलंकरण इसमें हुआ है। आगे देखते हैं। ये चाप आकार की इसमें छत हो गई आपकी, और ये साइड में जो बनी हुई ये बड़ी बड़ी खिड़कियां हो गई, जिसमें ये गोथिक शैली की पहचान है। ठीक। क्या है? बड़े बड़े आकार के दरवाजे और बड़े बड़े आकार की खिड़कियां। ठीक। क्या है? गोथिक शैली की पहचान है। गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां लंबे प्रकार के थे, जिस तरह इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक। कितनी बड़ी बड़ी इसमें खिड़कियां बनाई गई हैं। गोथिक वास्तु में परस्पर संबंधित चाप प्रकार की छतों का निर्माण हुआ है। जैसे कि चाप प्रकार की छत ये वाली, जो आपकी ये जो बने हैं, ये चाप बने हैं। ठीक। इस चाप तक की तरह आपको दिखाई देंगे। ठीक। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
तो ये चाप आकार की इसमें छत बनाई गई है। ठीक, गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियां लंबे गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता थी। यानी जो दरवाजे और खिड़कियां थी लंबे, तो गोथिक भवनों की क्या थी, मुख्य पहचान थी। ठीक है, रंजित कांच की खिड़कियां तथा दरवाजे नुकीले मेहराब ऊर्ध्व वलयात्मक निर्माण इत्यादि हुआ। इसमें क्या हुआ, जो रंजित कांच की खिड़कियां तथा दरवाजे नुकीली मेहराब और उधर वलयात्मक निर्माण इसमें इत्यादि हुआ है। फ्लाइंग बट्रेस क्या होता है, जो दीवार होती थी ऊंची ऊंची, उसकी बराबर में इसको बनाया जाता था सहारा देने के लिए। तो जो फ्लाइंग बट्रेस गोथिक भवनों की ऊंची ऊंची दीवारों को बाहर से सहारा देने के लिए बनाए गए रक्षा पक्ष फ्लाइंग बट्रेस कहे जाते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो गोथिक शैली में आपके भवन बने हैं ऊंची ऊंची दीवार, तो उसको सहारा देने के लिए क्या बनाए गए, तो क्या बनाए गए हैं, रक्षा पक्ष, जिसको क्या कहा गया है, फ्लाइंग बट्रेस कहा गया है। ठीक, उच्च गोथिक शैली की ऊर्ध्ववलयात्मक, जिसे प्रलंब अध्याय भी कहते थे। क्या कहा गया, जो उच्च गोथिक शैली थी आपकी, तो उसे ऊर्ध्ववलयात्मक, जिसे प्रलंब अध्याय भी कहते थे। गोथिक भवनों में लंबे आकार की मूर्तियां का प्रयोग स्तंभों पर हुआ था। ठीक, क्या हुआ था, यहाँ पर मूर्तियों का स्तंभ ऊपर हुआ था। ये जो गोथिक कला थी, तो इसमें जहाँ इटली की जो गोथिक कला थी आपकी, तो उसमें यहाँ पर जो गोथिक कला जो ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट पर आधारित थी। यानी ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदी धर्म से संबंधित थी और न्यू टेस्टामेंट आपकी ईसाई धर्म से संबंधित थी। ठीक, यानी कि पुरानी बाइबल और नई बाइबल इसको। ठीक है, तो ये आधारित किस पर थी, आपकी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट पर, दोनों पर आधारित थी। ठीक, इटली में जो गोथिक कला थी आपकी वो के लिए प्रसिद्ध थी, तो वो चित्र असीसी के सेंट फ्रांसिस्का तथा सेंट पीटर्स के चर्च में थी। यानी जो इटली गोथिक कला थी वो प्रसिद्ध कहाँ थी, आपके चित्र असीसी के सेंट फ्रांसिस्को तथा सेंट पीटर्स के चर्च में थी। ठीक, असीसी के गिरजाघर में इटली में गोथिक कला का आरंभ हुआ था। यानी कि जो ये चर्च बनाए गए थे, तो ये नुकीले आकार के बनाए गए थे, जो इस प्रकार है आपके। ठीक है, देखिए कितनी नुकीले प्रकार के मेहराब बनाए गए थे। अगला चित्र देखते हैं हम, ये हिसाब का है। ये जो चाप प्रकार के मेहराब बने थे, तो वे उन पर बने हैं, गुंबद जो बने थे। अगला चित्र देखते हैं, ये भी एक चर्च का चित्र है। ठीक है, जो नुकीले मेहराब इसमें बनाए गए थे। और एक ये क्या है, ये दरवाजा है एक, जिसमें रंगीन कांच का चित्रण हुआ है, जो हमने पहले के चित्र में दिखाया था। और एक ये चित्र बना हुआ है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, जो गोथिक मूर्ति शिल्प थी आपकी, तो मुख्यतः विशेषता क्या थी, इसकी अलंकारिता का परित्याग, तकनीकी कुशलता और सादृश्य तथा मानववादी भावना थी इसमें। जो आपकी गोथिक मूर्ति शिल्प थी की मुख्य विशेषता थी, तो उसमें क्या हुआ, एक तो अलंकरण ज़्यादा हुआ है, अलंकारिता का परित्याग हुआ है, तकनीकी कुशलता है, और सादृश्य यानी एक जैसा दिखने वाला, और मानवतावादी भावना है इसमें। रंजित कार्य का जो कांच का कार्य जो था आपका चार्टेज चर्च में विशेष रूप से सुंदर माना जाता था। ठीक, जियोतो जो गोथिक चित्रकार थे वास्तुशिल्पी थे, यानी जो ज्योति चित्रकार थे गोथिक के, तो वो वास्तुशिल्पी भी थे। गोथिक शैली में की मुख्य विशेषता रंजित कांच की खिड़कियां हैं। रंगीन अल्बास्टर शिल्प इंग्लिश गोथिक कला को देश की विशेषता है। यानी कि जो रंगीन अल्बास्टर शिल्प है वो इंग्लिश गोथिक कला देश की विशेषता है। दुच्चे सियन्ना की चित्रकला के तथा जियोतो पुनर्जागरण काल के कला है। यानी जो दुच्चो थे वो सियन्ना की चित्रकला के तथा जियोतो पुनर्जागरण कला के ये चित्रकार थे। ठीक, कौन थे, दुच्चो। तो जो आज की क्लास है इसमें एक यहीं समाप्त हुआ। और जो इससे पहले हमने पढ़ी थी आपकी रोमनस शैली, और तो जो रोमनस शैली है उसका भी हम इस लिंक आपको इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उससे पहले जो रोमनस से पहले पढ़ी थी बाइजेंटाइन, उससे पहले जो पढ़ी थी आरंभिक कला, तो वो भी इससे पहले कि आप क्लास इसको पढ़ सकते हैं, जो आपको शुरुआत से इसका पता चलाएगा। जो मध्ययुगीन कला थी आपकी, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कहाँ से हुई थी आपके प्रारंभिक ईसाई कला से 1100 से
550 तक, और जो आपकी दूसरी थी जो 509 आर थी आपकी, तो वो थी आपकी 330 से 1453 ईस्वी, और जो रोमनस कला थी आपकी 1100 से 1300 ईस्वी थी, और जो आपकी गोथिक आर्ट रही आपकी 1135 से आपकी 1400 ईस्वी रही। तो जो मध्ययुगीन कला है, जो आप मध्ययुगीन कला हम पढ़ रहे हैं, तो वो आज की मध्ययुगीन कला हमारी आज जो टॉपिक था वो आज समाप्त हो चुका है, जिसमें 4 ये टॉपिक थे, जिसको हमने चारों में अलग अलग वीडियो में इसको टॉपिक में कवर किया है। तो और जो और टॉपिक हमने बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, तो उसको जो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उनको भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी ग्लो factor के नाम से, और हमारी एक वेबसाइट है studyglow.com के नाम से, जिस पर जितनी भी हमने वेस्टर्न आर्ट की सीरीज चला रखी है और आगे भी चलाएंगे, तो उसकी सारी जानकारी हमने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है। और जो भारतीय चित्रकला इतिहास है और आपका आधुनिक चित्रकार हैं, उसकी सारी जितनी भी टॉपिक हैं, उसके सारे टॉपिक्स की हमने सारी पोस्ट अपनी जो हमारी वेबसाइट है उस पर वो डाल रखी है। और भारतीय चित्रकला का इतिहास नाम से हमारी एक पुस्तक भी है, जिसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है, उसको आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, जो अमेजोन पर हमने डाली हुई है, तो आप वहाँ से जाकर अमेजोन से इसको खरीद सकते हैं। लिंक आपको चैनल की बायो में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इसको खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत हमने सिर्फ 99 रुपीज़ रखी है। ठीक, तो उसको आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।